नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 सितंबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल की 4 इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वालों आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं और 5 से 6 करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना और फिलीपींस की लड़ाई साउथ चाइना सी में। इस टॉपिक के बारे में कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे बात की थी। ओवरऑल फिलीपींस ने 300 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग बैरियर जिसको इंस्टॉल किया गया था चाइना के द्वारा डिस्प्यूटेड स्कारबोरो शोल के पास साउथ चाइना सी में, इसको यहां पे हटा दिया है। देखिए, ये जो अप्रोच है फिलीपींस की काफी एग्रेसिव अप्रोच है। बीजिंग के आसपास में जो भी कंट्रीज आती हैं जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका वियतनाम है, फिलीपींस है, ये कंट्रीज कभी भी इतनी एग्रेसिव अप्रोच चाइना के अगेंस्ट लेती नहीं है। बीजिंग ने वार्निंग दी है कि आप स्टिर अप ट्रेवलर मत करिए। ओवरऑल साउथ चाइना सी बिजी वाटर्स हैं और इसके स्कारबोरो शोल में टेंशंस हाई नजर आ रही हैं। तो भैया मनीला ने मतलब फिलीपींस ने रिपीटेडली चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उनके शिपिंग वेसल्स को ब्लॉक किया जाता है स्कारबोरो शोल के आसपास। स्कारबोरो शोल एक ट्रायंगुलर रीफ है, रिसोर्स रिच लेगून है। चाइना ने इसको फिलीपींस से कब्जा लिया था 2012 में। एक्चुअली में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मनीला फिलीपींस के में आता है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं भाई, 9 डैश लाइन के अंदर सब कुछ हमारा है। ठीक है भाई। फिलीपींस ने जब ये रियलाइज किया कि जो चाइनीज फोर्सेस हैं उन्होंने एक बैरियर लगा दिया है, इस बैरियर के थ्रू फिलीपींस फिशरमैन की जो एंट्री है स्कारबोरो शोल के अंदर ये रुक गई है, तो प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने यहां पे ऑर्डर दिए अपने कोस्ट गार्ड को कि इस पर्टिकुलर बैरियर को यहां पे हटाया जाए। अब चाइना द्वारा लगाए गए बैरियर को उखाड़ फेंका यहां पे फिलीपींस में। यह अपने आप में बहुत ही गट्सी और बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन था फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का। और ऑब्वियस सी बात है, यह डिसीजन इन्होंने केवल अपने फिलीपींस के आर्मी के दम पे नहीं लिया है, जो यूएस फोर्सेस स्टेशन है फिलीपींस के अंदर उनके दम पे लिया है। तो फिलीपींस ने अपने कोस्ट गार्ड क्रू को भेजा। ये कोस्ट गार्ड क्रू में पानी में गोता लगाया और जो रोप बांध रखी थी चाइना ने, इसको यहां पे काट दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया का भी डिस्प्यूट है चाइना के साथ। वो भी अक्सर कर डिस्प्यूटेड वाटर्स में अपने वेसल भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्सरीज है, एडवर्सरीज नहीं बोलना चाहिए, चाइना ने इनको एडवर्सरी बना लिया है। एक्चुअली में साउथ चाइना सी में मलेशिया की, इंडोनेशिया की, वियतनाम की, फिलीपींस की बहुत सारी आइलैंड टेरिटरीज के ऊपर क्लेम बैठा के बैठा है चाइना। और चाइना बोलता है कि इस इलाके के अंदर तुम्हारी बोट्स नहीं दिखनी चाहिए, हम तुमको डुबो देंगे। और कई बार डुबोया भी है। वियतनाम के तो बहुत सारे वेसल्स को, इंडोनेशिया के बहुत सारे वेसल्स के ऊपर अग्रेसिव एक्शन लिया था चाइनीज नेवी ने। तो बेसिकली यहां पे अब फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के ऑर्डर पे जो कोस्ट गार्ड ने यहां पे बैरियर लगाया था चाइना ने, उस बैरियर को यहां पे हटा दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा चाइना, ये तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी मेजरली उसका है, 9 डैश लाइन के अंदर सब कुछ उसका है। रॉड्रिगो ड्यूटर्टे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, उन्होंने चाइना के साथ टेंशंस को प्ले डाउन करने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं फिलीपींस को 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर जो ट्राइब्यूनल थी, वहां से भी फेवरेबल रूलिंग मिली थी साउथ चाइना सी में। लेकिन उसके बावजूद भी फिलीपींस कभी भी अपने मुद्दों को, बायलेटरल मुद्दों को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चाइना के साथ नहीं परस्यू करता था। लेकिन ये जो फर्डिनेंड जूनियर करके नए प्राइम मिनिस्टर आए फिलीपींस के, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है ऑन बैक ऑफ ये यूएस एश्योरेंसेस। तो मिस्टर मार्कोस जूनियर ने जब से जून लास्ट ईयर में चार्ज संभाला है, तब से वो चाइना के हाई हैंडेडनेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं और यूएस के साथ अपने मिलिट्री टाइज को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले यूएस के पास फिलीपींस के अंदर 5 मिलिट्री बेसिस का एक्सेस था। 4 और मिलिट्री बेसिस के एक्सेस देके 9 फिलीपींस के अब बेसिस पे यूएस की मिलिट्री नजर आएगी। मतलब यूएस की मिलिट्री प्रॉपर तरीके से स्टेशन है फिलीपींस के पोर्ट पे। तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं है फिलीपींस को मिलिटरली पुशबैक कर पाना। ओके ना। फिलीपींस के पब्लिक वेसल्स, एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, सबको यहां पे इंस्टीट्यूशनल तरीके से स्ट्रांग कर रहा है यूएस। बीजिंग बोल रहा है कि इस प्रकार के एक्शंस ओवरऑल टेंशंस इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। लेट्स सी यहां पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यूएस और इसके पैसिफिक अलाइज फिलीपींस जैसे चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। हम बस यही चाहेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना यूएस के फेवर में है, ना ही फिलीपींस के फेवर में है और ना ही चाइना के फेवर में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाइना कितना भी ताकतवर हो। समझ गए। तो ये बातें। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है विद और विदाउट एस्पा सेंटर शुड नॉट अलाउ मणिपुर सिचुएशन टू फेस्टर। भाई मणिपुर के हिल इलाकों में एस्पा को कंटिन्यू कर दिया गया अगले 6 महीने के लिए। पहले क्या था दोस्तों, मणिपुर वैली के जो 19 पुलिस स्टेशन थे ना, उन इलाकों में एस्पा नहीं लगा था।
इन पर्टिकुलर इलाकों में ज्यादातर मीती कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जो हिल इलाके हैं वहां पे एफ्सपा लगाता तो वहां पे कुकीजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब मणिपुर के राज्य की सरकार ने एफ्सपा के कानून को पूरी तरीके से हटाया नहीं है, पहले जो था वही किया है, स्टेटस को ही रखा है। मतलब मणिपुर वैली की जो 19 पुलिस स्टेशन का इलाका है, यहां पे तो एफ्सपा नहीं लगाए, लेकिन हिल डिस्ट्रिक्ट्स में एफ्सपा को कंटिन्यू किया गया। अब ऑलरेडी यहां पे जो मणिपुर की राज्य की सरकार है, इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये थोड़ा आप कह लो बायस्ड है। किसके फेवर में बायस्ड है? मीती कम्युनिटी के फेवर में बायस्ड। और मीती कम्युनिटी के लोग कहां रहते हैं? वैली रीजन्स में रहते हैं। और बवाल वैली रीजन्स में भी इक्वल हुआ है, क्योंकि जो कम्युनिटी वाले इलाकों में अगर वायलेंस हुआ है, तो मीती कम्युनिटी जिस इलाके में रह रही है वहां पे भी वायलेंस हुआ है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया तो सारा है ना। तो अगर तो आप एस्पा को कंटिन्यू कर रहे थे, तो बेटर ये रहता कि ये जो 19 पुलिस स्टेशन का इलाका वैली वाले इलाके में आता है, यहां पे भी आप एस्पा को कंटिन्यू करते। बट यहां पे आपने एस्पा को कंटिन्यू ही नहीं किया, ठीक है ना। यहां पे पहले भी एस्पा नहीं था, अब भी आप पे एस्पा नहीं लगाया। और जो कुकीजो कम्युनिटी के लोग हिल इलाकों में रहते हैं, वहां पे आप एफ्सपा लगा चुके हो। तो जब ऑलरेडी राज्य की सरकार के ऊपर बायस्ड होने का इल्जाम रिपीटेडली लगाया जा रहा है बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टर्स के साथ, तो कम से कम एफ्सपा को या तो आप पूरे मणिपुर से हटा देते, और अगर आप लगा ही रहे थे तो वैली और हिल कम्युनिटी दोनों के इलाकों में लगाते। चूंकि इस पर्टिकुलर सिविल जो लड़ाई चल रही है, सिविल जो स्ट्राइफ है मीती वर्सेस कुकी का, इसमें केवल कुकी लोग ही वायलेंस नहीं कर रहे हैं, मीतीज भी वायलेंस कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में पार्टीशन कंडक्ट का इल्जाम यहां पे लगाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि मीती कम्युनिटी के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सॉफ्ट है, और कुकीजो कम्युनिटी के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा हार्ड है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आसाम राइफल्स की बात की जाए, तो आसाम राइफल्स के बिहेवियर को लेकर मीती कम्युनिटी खासा कर नाराज है। इनफैक्ट मीती कम्युनिटी की हॉस्टाइलिटी भी आसाम राइफल्स की तरफ पे देखने को मिली है। आसाम राइफल्स के इंसिग्निया को ट्रकों पे लगा के उस तरीके से पेंट करके मीती कम्युनिटी के इंसर्जेंट ग्रुप्स ओपनली घूम रहे हैं यहाँ पे। सिचुएशन बहुत खराब है। तो इतनी खराब सिचुएशन में जो 19 वैली डिस्ट्रिक्ट्स थी, 19 पुलिस स्टेशन वाला जो वैली का इलाका था, वहां पे भी एफ्सपा को लगा देना चाहिए था ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पुश फॉर द वुमेन दिस टाइम इन पुलिस, आर के विज साहब का एक आर्टिकल, रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर, और इनके आर्टिकल्स अक्सर कर द हिंदू में छपते हैं। क्या बताया जा रहा है? देखिए, अब से कुछ सालों में जो वुमेन लॉ मेकर्स है ना, दे विल फॉर्म 33% ऑफ ऑल लॉ मेकर्स इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल लेके आया जा रहा है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलेंगे। उसके बाद लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर स्टेट की और दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में अगले 15 सालों के लिए वुमेन का रिजर्वेशन हो जाएगा। और ये रिजर्वेशन SC ST सीटों में भी होगा। तो अगर SC के लिए भी 3 सीटें रिजर्व हैं, तो उसमें से एक वुमेन के लिए रिजर्व होगी। तो मतलब ओवरऑल प्रॉपर तरीके से वुमेन रिजर्वेशन को यहां पे लागू किया जाएगा। और ये जरूरी भी है। 1952 में जब पहली लोकसभा बनी थी, तो 4.9% पार्टिसिपेंट्स वुमेन थी, और अभी की लोकसभा में 14.4% पार्टिसिपेंट्स वुमेन है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो यहां पे वुमेन है। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है, अगला जनरल इलेक्शन है 2024 में। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर अभी के लिए पास हो रहा है, तो 2024 में 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2029 तक बोला जा रहा है कि अर्लीस्ट लागू हो सकता है वुमेन रिजर्वेशन बिल, और हो सकता है 2029 में भी ना लागू हुआ तो 2034 तक लागू होगा। अब ये थोड़ा देखिए अजीब है। अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को आज की डेट में 2023 में आप पास करवा रहे हो, तो 2024 वाले जनरल इलेक्शंस में इनको लागू कर दो। अभी भी पूरा 1 साल है, आप आराम से सीटों को डिलिमिट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है और कौन सी सीट वुमेन के लिए नहीं रिजर्व्ड है। तो इसको इतना यहां पे डिले करने की क्या जरूरत है? तो डिले करने में कि हाँ भाई, सरकार ने भी 2021 का सेंसस कंडक्ट नहीं किया है, सेंसस कंडक्ट होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे, फिर इसके बेसिस पे हम सेग्रीगेट कर पाएंगे कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी वुमेन की है नहीं है। तो अब इस बात को लेके खासा कर यहाँ पे बवाल हो रहा है। तो बेसिकली पुलिस के अंदर वुमेन रिक्रूटमेंट को लेके इस समय पे क्या चल रहा है, इसके ऊपर आर के विज साहब अपनी कुछ राय यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, ज्यादातर राज्यों में 30 से 33% जो वैकेंट पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, उसमें कोशिश रहती है पुलिस फोर्सेज में वुमेन को दिया जाए। और SC ST OBC कैटेगरी के अंदर भी ओवरऑल, और जो अनरिजर्व वाली सीटें हैं उसके अंदर भी कोशिश रहती है, अगर फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली, कि हाँ भाई 30 से 35% तो कम से कम वुमेन का रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए। यह कोशिश इनडायरेक्टली UPSC की भी रहती है।
इसलिए आप देखो तो अक्सर कर लड़कियों वगैरह को यूपीएससी में थोड़े नंबर इंटरव्यू वगैरह में अच्छे होते हैं, मतलब कोशिश रहती है। खुद यूपीएससी और जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो चाहते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी बैठे, ओवरऑल वुमेन भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, कम से कम 30 से 35% तो यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट हो। ठीक है ना भाई। अब जो वुमेन का रिजर्वेशन है स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, कई कई जगहों पे 10% तक रिस्ट्रिक्टेड है। वो डिपेंड करता है कि कहां की बात हो रही है, किस स्टेट की बात होती है। डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन करके एक पब्लिकेशन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, बीपीआरडी की। ये बताती है कि जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है स्टेट पुलिस फोर्सेस की, वो पिछले 5 सालों में 7.48% बढ़ी है। तो अगर आप देखो तो 1 जनवरी 2017 में टोटल पुलिस की स्ट्रेंथ थी 19.26 लाख, जो कि 1 जनवरी 2021 तक पहुंच गई है 20.7 लाख। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है पुलिस की? 2017 में थी 24.64 लाख और 2021 में पहुंच चुकी है 26.31 लाख। ये तो हो गए आपके टोटल फिगर्स। अब इसमें से वुमेन की बात करो तो स्टेट पुलिस फोर्सेज में 2017 में वुमेन थी 1,40,184 और 2021 में हो गई 2,17,026, जो कि 2017 के प्रोपोर्शन के हिसाब से 7.28% है और 2021 के प्रोपोर्शन के हिसाब से 10.47% है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2017 से लेकर 2021 के बीच में ओवरऑल जो वुमेन का प्रोपोर्शन है पुलिस फोर्सेज में, वो हल्का फुल्का तो बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही स्टैग्नेंट है और हम बिल्कुल भी वुमेन के नंबर्स को बढ़ा नहीं रहे हैं। समझ गए? तो भाई अगर आप 2021 के डाटा की बात करो, जो कि 2022 को पब्लिश होना था, वो अब तक यहां पे पब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा में फरवरी 2023 में बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का पुलिस फोर्स में, वो लगभग टोटल स्टेट पुलिस फोर्स में 11.7%, मतलब ओवरऑल जितने भी स्टेट पुलिस फोर्सेज में अगर 100 लोग हैं तो 11.7 वुमेन है। समझ गए भाई। बीपीआरडी ने जो डिटेल्स पब्लिश की थी एज ऑन 1 जनवरी 2021, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, मिजोरम, गोवा, इनके यहां पे कोई भी रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है वुमेन की पुलिस फोर्स के अंदर, और कुछ स्टेट्स में पॉलिसी है। लेकिन जहां पे पॉलिसी नहीं भी है वहां पे वुमेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है टोटल पुलिस फोर्स में, वो 6 से 11% के बीच में। बिहार 35% रिजर्वेशन देता है वुमेन को, 3% बैकवर्ड क्लासेस वुमेन को, और ओवरऑल इनके यहां पे टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो पुलिस फोर्स में है वो 17.4% है। चंडीगढ़ में मैक्सिमम परसेंटेज है वुमेन का पुलिस फोर्स में, लगभग 22%। जम्मू एंड कश्मीर में मिनिमम है 3.3%। समझ के बात को? तो ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स में वुमेन का जो परसेंटेज आपको पुलिस फोर्सेस में देखने को मिल रहा है वो अलग अलग है। फरवरी 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डाटा सबमिट किया था राज्यसभा में, उसके हिसाब से ओवरऑल पुलिस फोर्सेज में 11.7% यहां पे वुमेन है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, इन स्टैटिस्टिक्स को आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। अब समझिए दोस्तों, यहां पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में तालमेल बैठाना और सामंजस्य बैठाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताता हूं क्या है। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो क्रिमिनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट करने की ताकत और अथॉरिटी केंद्र की सरकार के पास भी, और केंद्र की सरकार ने इन लॉज में बहुत से अमेंडमेंट्स किए, और इन अमेंडमेंट्स में अक्सर कर ये बोला जाता है कि जब भी कोई वुमेन विक्टिम इन्वॉल्व है तो उसका स्टेटमेंट एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। समझ गए? अगर एक वुमेन एक्यूज का सर्च कंडक्ट करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही सर्च कंडक्ट करेगी। तो नियम कानूनों में बहुत जगहों पे ओवरऑल एक लेडी पुलिस ऑफिसर का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है, वुमेन पुलिस ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर रही है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर का वहां पे होना जरूरी है। और 11.7% कंपोजिशन वुमेन पुलिस ऑफिसर्स का बहुत ज्यादा कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के हिसाब से जो 10% टोटल क्राइम डिफाइन किया गया आईपीसी के अंदर, ये वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, और 5.3% जो टोटल अरेस्टेड पर्सन है 2021 में, ये वुमेन है। तो बेसिकली साइजेबल अमाउंट ऑफ वुमेन क्रिमिनल्स अरेस्ट हो रही हैं, या फिर कह लीजिए क्रिमिनल नहीं बोलना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। ठीक है ना। तो उस कंटेक्स्ट में वुमेन को लॉ एंड ऑर्डर के लिए और डे टू डे ड्यूटीज के लिए और इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए रेगुलरली रिक्रूट करना जरूरी है। पॉक्सो की अगर बात की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इस पॉक्सो के नियम कानूनों में भी बच्चों से कई बार स्टेटमेंट्स लेने के लिए मर्दों की बजाय औरतों को बोला जाता है कि आप स्टेटमेंट लीजिए। कई सारे पुलिस इंस्टीट्यूशंस में बोला गया है कि पुलिस स्पेसिफिक डेस्क बनानी चाहिए। तो अब इन सब चीजों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं पुलिस फोर्सेस में वुमेन का रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पुलिस अभी के लिए एक स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो पुलिस रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना ये स्टेट्स का प्राइमरी कंसर्न है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018-19 में बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना शुरू किए। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्यों दिए गए? ताकि ओवरऑल पुलिस में मॉडर्नाइजेशन हो, पुलिस में रिफॉर्म्स हो। और पुलिस रिफॉर्म्स का एक पर्टिकुलर एलिमेंट ये था कि भाई आप वुमेन को रेगुलर पुलिस वर्क में रोकोगे और उसके लिए वुमेन की रिक्रूटमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? एक पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राज्य की सरकारें ओवरऑल फीमेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए उतनी इंथुजियास्टिक नहीं होती। तो अगर नेशनल लेवल पे पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता है तो उस केस में नेशनल लेवल पे ओवरऑल वुमेन का मिनिमम परसेंटेज रिक्रूट हो पुलिस फोर्सेज में, इस बात को हम लोग कुछ हद तक इंश्योर कर पाएंगे। फिर क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट्स इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं वुमेन ऑफिसर्स को, ये भी बहुत मैटर करता है कि किस प्रकार के क्वार्टर वगैरह मिल रहे हैं रहने के लिए। तो उस जो फैमिली की एक्सेप्टेबिलिटी उस जॉब के प्रति वो बढ़ती है। ओके, अब इंडिया के अंदर तो आप सोचो दोस्तों, कोई लेडी वो है, कह लो जर्नलिस्ट है, ठीक है ना, टीवी रिपोर्टर है, या फिर आप कह लीजिए वो लॉयर है, तो शादी में प्रॉब्लम होने लगती है कई बार। तो अब कोई लेडी पुलिस में है तो और ही, तो आप समझ लो ना, कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स भी यहाँ पे मैटर करते हैं। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर कैचे फैसिलिटीज होनी चाहिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वुमेन पुलिस ऑफिसर, वो बच्चों का भी ध्यान रख पाए। तो इस प्रकार के एफर्ट्स को करके हम पुलिस फोर्सेस के अंदर लगातार वुमेन फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया हो। आगे चलते हैं। ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड द एपेलेट रिव्यू। यहां पे क्या बात हो रही है? देखिए, G20 डिक्लेरेशन रिसेंटली साइन हुआ। अब इस G20 डिक्लेरेशन में बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। एक कमिटमेंट ये था कि जो रिफॉर्म्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स में एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फुल्ली एंड वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो मतलब एक फुल्ली और वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बनाना है सारे मेंबर्स के लिए 2024 तक। ठीक है, अब जब भी बात आती है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की, ठीक है ना भाई, तो यहां पे एक 2 टायर पैनल कम अपीलेट बॉडी है। लेकिन ये अपीलेट बॉडी 2019 से बंद पड़ी हुई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस अपीलेट बॉडी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा था। यूनाइटेड स्टेट्स का बोलना था कि ये अपीलेट बॉडी के मेंबर्स हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट बात करते हैं, तो हम तो भाई देखो इसको अपॉइंट ही नहीं होने देंगे। तो अभी के लिए अगर आप देखो दोस्तों, तो WTO रिफॉर्म्स की यहां पे बात की गई G20 डिक्लेरेशन के अंदर। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है वो है प्रॉपर तरीके से WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को फंक्शनल करना। और WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की यहां पे काफी तारीफ की जा रही है। ओवरऑल WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम 1995 में बना था और तब से लेकर अब तक ये 493 रूलिंग्स दे चुका है। अगर बाकी एडजुडिकेटरी बॉडीज से आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोस्तों 1947 तक आज तक केवल 190 केसेस के साथ डेल्ट किया है। लेकिन WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ने 1995 से लेकर जब तक वो काम कर रहा था 493 रूलिंग्स दी हैं। कहीं ना कहीं WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम प्रोफिशिएंट था, तेज था, ओवरऑल एफिशिएंट था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, पावरफुल कंट्रीज कभी कभी उसके डिसीजन से नाराज हो जाती थी, तो अमेरिका जैसी कंट्रीज ने मेंबर्स को यहां पे अपॉइंट नहीं करवाया। तो G20 के डिक्लेरेशन के हिसाब से, और चूंकि डिक्लेरेशन को वॉशिंगटन यानी कि यूएस ने भी कंफर्म किया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को WTO के फिर से जिंदा किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। लेकिन यूएस चाहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का डी जुडिशलाइजेशन हो। ओवरऑल जो सोवरेन डिसीजंस होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के, उसको चैलेंज ना किया जा सके किसी जुडिशियल मैकेनिज्म के अंदर। अब WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट के साथ यहां पे ऑथर जो कि है आपकी आरवी अनुराधा जी और प्रभाष रंजन साहब। आरवी अनुराधा जी क्लैरस लॉ एसोसिएट्स में पार्टनर हैं और प्रभाष रंजन साहब फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये बात कर रहे हैं कि एक और ऐसा ही एपलेट प्रोसेस ISDS के रिस्पेक्ट में भी पेंडिंग है। ISDS क्या है? इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ से डील करता है और इसकी कोई एक स्पेसिफिक बेंच नहीं है। दुनिया भर में हजारों की तादाद में एपलेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर आप ISDS के ट्राइब्यूनल्स बना के आप कह लो डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने एशियन रीजन के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की, हमने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। अब इस फाइनेंशियल एग्रीमेंट के अंदर कभी कभी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ओवरऑल टैक्स रेट्स को लेके,
कंडीशंस को लेके, तो उन डिस्प्यूट्स को लेके कभी कभी हम कोर्ट में जाएंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट, मिलॉर्ड मिलॉर्ड होने लगता है। तो मिलॉर्ड मिलॉर्ड करने के लिए ओवरऑल ISDS ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में कोई सेंट्रलाइज्ड कोर्ट नहीं है दोस्तों। दुनिया भर में बहुत सारे एपलेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एपलेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक ट्राइब्यूनल बना के ISDS की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और इंडिया इन प्रोसीडिंग से खासा कर परेशान रहा है, यह भी मैं आपको बता दूं। 1 जनवरी 2023 तक 1257 ISDS के केसेस दुनिया भर में इनिशिएट हो चुके हैं। इंडिया की हिस्ट्री ISDS के साथ उतनी अच्छी रही नहीं है। इंडिया के खिलाफ 5 एडवर्स अवार्ड्स हुए ISDS ट्राइब्यूनल्स में, 4 फेवर में हुए, और बहुत सारे क्लेम्स यहां पे पेंडिंग भी है व्हेन वी कम टू इंडिया। तो जब इस प्रकार के ट्राइब्यूनल की बात आती है, अब दुनिया भर में जब भी ISDS ट्राइब्यूनल की फंक्शनिंग की बात आती है ना दोस्तों, काफी क्योटिक है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में सेम केस के लिए, सेम फैक्ट्स के लिए अलग अलग कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स दिए गए। जी हां दोस्तों, समझ गए। द एब्सेंस ऑफ अ एपेलेट रिव्यू मैकेनिज्म हैज मेंट दैट इनकंसिस्टेंट एंड इनकोहेरेंट डिसीजंस एंड लीगल रीजनिंग डॉट द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट को हो सकता है एक ट्राइब्यूनल एक प्रकार से देखे, और दूसरा ट्राइब्यूनल में दूसरा जज है वो दूसरे प्रकार से देखे। तो कभी कभी डिस्प्यूट्स कुछ ऐसे निकल जाते हैं कि वो एक जगह पे एक पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरी पार्टी के फेवर में जा रहे हैं। तो सिंगापुर में जो ट्राइब्यूनल बनी है वो अलग डिसीजन दे रही है, हांगकांग वाली अलग दे रही है, लंदन वाली अलग दे रही है। तो ये क्या है, ये क्योटिक हो जाता है कि भाई अलग अलग जगह की ट्राइब्यूनल सेम केस में अलग अलग कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि उनके इन्फ्रेंसेस अलग अलग हैं। ISDS के मैकेनिज्म के अंदर भी एक एपेलेट मैकेनिज्म होना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की अगर आप बात करो, ठीक है ना, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इसके अंदर अगर कोई केस इनिशिएट होता है और वहां पे इंडिया की कोई कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, तब वहां पे क्या होगा। इनफैक्ट ISDS के मैकेनिज्म के अंदर एक रिव्यू बॉडी बनाने के लिए ऑलरेडी बातचीत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिकिट्रिल का वर्किंग ग्रुप जो है ये डिलिबरेट कर रहा है ISDS रिफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन अभी भी हम लोग कोई प्रॉपर फाइनल प्रोसीजर पे नहीं पहुंच पाए। ISDS के मैकेनिज्म के अंदर जो भी ट्राइब्यूनल्स डिसीजन दे रहे हैं उसके ऊपर भी एक एपेलेट अथॉरिटी होनी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। ये सब बातें ओवरऑल यहां बताई जा रही है, और इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप इंडिया की बात करिए तो इंडिया बहुत सारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को साइन कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग एक ओवरऑल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो WTO के एपेलेट मैकेनिज्म के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी हमें इस प्रकार के एक एपेलेट मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो उसके साथ साथ दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम लाइव है, आप चाहें तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। काफी मेहनत से इसमें मैंने वीडियोस और कोर्सेज को आपके लिए बना के रखा है, तो डू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम। एथिक्स और वर्ड हिस्ट्री की सीरीज इसमें जुड़ी हुई है, जो लोग अलग से खरीदना चाहें अलग से भी खरीद सकते हैं। अब भाई दिल्ली के अंदर आने वाली हैं सर्दियां, और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान यहां पे अनाउंस किया है एयर पॉल्यूशन के लिए लड़ने के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे जो कि डस्ट और व्हीकल्स द्वारा काज किया जाता है। स्पेशल टीम्स बनाई जाएंगी, वॉर रूम्स बनाए जाएंगे एग्जिस्टिंग प्रोहिबिशंस को इन्फोर्स करने के लिए। बायो कंपोजर्स को यूज किया जाएगा 5000 एकड़ फार्मलैंड्स में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान यहां पे अनाउंस किया, जिससे एयर पॉल्यूशन को टैकल किया जाएगा विंटर के समय पे दिल्ली के अंदर। दिल्ली में स्मॉग की समस्या, पुअर विजिबिलिटी की समस्या, एयर क्वालिटी बहुत गंदी तरीके से गिरती है, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स और स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में जो लोग भी रहते हैं या फिर दिसंबर के महीने पे वो दिल्ली में गए तो वो काली काली सी धुंध, ओवरऑल मैं तो खैर जा चुका हूं और अजीब सा ही लगता है, इरिटेशन सी लगने लगती है। जब आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन है जो कि आपके लंग्स को तबाह कर रहा है, तो आप और इरिटेटेड फील करोगे, क्योंकि दिमाग पे भी वो इंपैक्ट डालता है, ठीक है भाई। एयर पॉल्यूशन को एक रीजनल प्रॉब्लम बनाते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने केंद्र की सरकार से बोला है कि जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाइए, एक जॉइंट प्लान बनाया जाएगा इस इश्यू के साथ डील करने के लिए। तो जो प्लान यहाँ पे फ्राइडे को अनाउंस किया गया, उसमें बहुत सारे फोकस एरियाज हैं। स्टबल बर्निंग को रोकना, वेहिकुलर पॉल्यूशन को रोकना, ओपन बर्निंग को रोकना, डस्ट पॉल्यूशन को रोकना, ठीक है। स्पेशल टीम्स यहाँ पे बनाई जाने की बात की जा रही है एग्जिस्टिंग बैंक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ओपन गार्बेज बर्निंग को रोकने के लिए, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बायो डिकम्पोजर बनाया गया है, इसको 5000 एकड़ फार्म लैंड पे इस्तेमाल किया जाएगा इस साल। ये जो बायो डिकम्पोजर है ये एक माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे है, जिसको जब आप पैडी स्टबल के ऊपर छिड़कते हो तो वो पैडी स्टबल अपने आप डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाता है। इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे एसोसिएटेड जो एयर पॉल्यूशन है नहीं होता है। केजरीवाल साहब का यहां पे ये बोलना है कि
जो पीएम 2.5 और पीएम 10 लेवल से सिटी के अंदर, वो 2014 से लेकर 2022 के बीच में 30% गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर है। पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो ऐसे पर्टिकुलेट मैटर हैं जो कि इनहेलेबल होते हैं। ये लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाते हैं, बहुत प्रकार की रेस्पिरेटरी और दूसरी प्रकार के डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। तो इन हार्मफुल पर्टिकुलेट मैटर के एमिशंस को रोकने के लिए ही सरकार यहाँ पे ओवरऑल इस 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्रोग्राम को लेके आ पा रही है। तो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स, एंटी स्मॉग गन्स, ये सब डिप्लॉय किए जाएंगे सिटी की डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मिस्टर केजरीवाल ने यहाँ पे ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ने 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है और स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स यहाँ पे डेजिग्नेट किए जाएंगे ओवरऑल इन हॉटस्पॉट्स पे हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एक वॉर रूम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, 13 स्पेशल टीम्स को यहाँ पे फॉर्म किया गया है इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। सीएम साहब ने यह भी बोला है कि 611 टीमें यहाँ पे बनाई गई हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग बैन है ऑन बर्निंग गार्बेज इन द ओपन, इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। जो डस्ट पॉल्यूशन है रोड्स पे, 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स जो है, 503 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स, 258 एंटी स्मॉग गन्स, इनको भी विंटर के समय पे डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीके से ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान के बेसिस पे आने वाले सर्दियों के पॉल्यूशन से लड़ने की तैयारी कर रही है दिल्ली की सरकार, जो कि मैं कहूंगा कि एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है। फिर एक और न्यूज है दोस्तों, और इस पर्टिकुलर न्यूज से मुझे अपनी जिंदगी का एक इवेंट याद आ जाता है कि लोग कितने ज्यादा तेज होते हैं पैसा कमाने के मामले में। प्रिवेंट इलीगल स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग द अपकमिंग आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। क्या है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो स्ट्रीमिंग है इसको अनऑथराइज्ड मैनर में रोकने की कोशिश है। हुआ ये कि जो कोर्ट ऑर्डर है ये बेसिकली आया है, एक लॉ सूट फाइल किया गया स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि कई बार जो टेलीविजन और डिजिटल राइट्स हैं वो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत महंगे खरीदते हैं, बट ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स पे ये जो वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग है ये फ्री मिल रही होती है और इसके लिए बहुत सारे तिगड़म लगाए जाते हैं। मैं ओवरऑल देखिए, ये पर्टिकुलर न्यूज केवल इस चीज से रिलेटेड है कि भाई यहां पे कोर्ट ने बोला है कि कोई भी वेबसाइट इलीगल तरीके से यहां पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग यहां पे नहीं करेगा। इससे प्लेंटिफ्स यहां पे जो केस फाइल करने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है भाई, तो दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही केस पहुंच गया है और पहले इस प्रकार के स्टेप्स लेने जा रहे हैं, जिसके चलते अक्टूबर 5 से नवंबर 19 के बीच होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को, जो कि इंडिया के अंदर हो रहा है, इसका लाइव प्रसारण केवल जो ओवरऑल इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है हॉटस्टार के पास रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपनी स्ट्रगलिंग फेज के समय पे मैं दिल्ली में रहता था। एक समय पे दिल्ली में जब मैं नौकरी करता था 17,500 मिलते थे, फिर अगले साल 22,500 रुपए मिलने लगे, मैंने नौकरी छोड़ दी। तो एक दो दोस्त थे मेरे, ठीक है ना, एक दो बार जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स में गलती से यहाँ पे कटवरिया सराय में मैं उनके एक रूम पे चला गया। मैंने कहा चलो, उस समय पे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। तो भाई साहब उन लोगों के पास तगड़ा पैसा था। तो मैं तो भाई उस समय पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में था, तो मैंने समझने की कोशिश की करते क्या है, कहां से इतना पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो भी मेरे ही जैसे थे, ठीक है ना, बैकग्राउंड भी सेम था, पढ़ाई लिखाई भी उनकी कुछ खास नहीं थी, तो पैसा कैसे कमा रहे थे। तो भाई देखा कि वो लोग करते क्या थे। आपने गूगल के एक एडवर्ड्स को सुना होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी आप जब प्रेस्टिजियस वेबसाइट्स पे जाते हो तो आपको एड्स दिखते हैं, ठीक है ना, उन एड्स पे क्लिक करो तो पैसा मिलता है पब्लिशर को। तो होता यह था कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर कहीं से उन्होंने इलीगल वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग के डिजिटल कोड को चिपका दिया और वहां पे गूगल एडवर्ड्स के ऐड चल रहे हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया श्रीलंका का, किसी का भी मैच चल रहा हो वर्ल्ड कप का, और अगर वो किसी वेबसाइट पे फ्री में स्ट्रीम होने लगे तो मिनटों में लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग पहुंच जाएंगे उस वेबसाइट पे और मैच को देखने लगेंगे। बहुत आम बात है दोस्तों, आपने हॉटस्टार पे भी देखा होगा 10-10, 11-11, 15-15 करोड़ लोग लाइव देखते हैं जो इंडिया के मैचेस चल रहे होते हैं, और वर्ल्ड कप के मैचेस की तो डिमांड ही अलग होती है। तो आप सोचो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जिसपे गूगल एडवर्ड्स के कोड का अप्रूवल हो, वहां पे अगर इंडिया के किसी लाइव वर्ल्ड कप मैच को आप चला दो, मुझे लगता है हार्डली 10 मिनट के अंदर करोड़ों लोग वहां पे आ जाएंगे। और अगर वहां पे गूगल का एडवर्ड्स लगा हुआ है तो 1 घंटे भी अगर उस मैच की स्ट्रीमिंग चल गई ना, तो भैया गूगल एडवर्ड्स में 10 से 15 लाख रुपए बन सकते हैं। और इस प्रकार से ये लोग पैसा कमा रहे थे। तो हालांकि उसमें बहुत सारे वो भी होते हैं कि भाई लंबे समय तक अगर गूगल एडवर्ड्स को पता चल गया तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना, बट फिर भी
इस प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं ऑनलाइन, ये होती हैं और इससे हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए हॉटस्टार ने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भेजा है कि आप किसी भी फॉर्म में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का अनऑथराइज्ड मैनर में ब्रॉडकास्ट या स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे। क्योंकि हॉटस्टार ने भैया हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अगर खरीदे हैं बीसीसीआई से, तो उनके पास ही ओवरऑल पैसा कमाने का यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। इलीगल तरीके से इस मैच की स्ट्रीमिंग करना गलत होगा। तो बेसिकली इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवांस डायरेक्टिव्स दिए। मेरे को एक पुरानी घटना याद आ गई तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर ली। उस समय पे तो हम लोग को लगता था कि भाई क्या काम है, बाद में पता चला कि भैया कितना इलीगल है। उस समय उतनी समझ नहीं थी चीजों की। ऐसा लगता था कि जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो कुछ बहुत ही अलग होते हैं और बड़ी जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन जब काम पता चला कि इतना इलीगल है, जेल पहुंच जाओगे, तो भैया हमने कर दादा ये तो बड़े कुछ अलग ही काम हो रहा है यहाँ पे। तो पुराना इंस्टेंस था, ऐसे आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर न्यू गाइडलाइंस प्रपोज नो एडमिशंस टू स्टूडेंट्स बिलो 9 एट कोचिंग सेंटर्स। भैया जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और कोटा और राजस्थान में बाकी जगहों पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उनको रेगुलेट किया जा रहा है। और रेगुलेट करना एक्चुअली में यहाँ पे जरूरी भी है दोस्तों। ओके, इस साल अब तक 23 स्टूडेंट्स कोटा के अंदर सुसाइड कमिट कर चुके हैं। ठीक है ना, पिछले साल 15 कोचिंग के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 27 अगस्त को कुछ घंटों के अंतराल में 2 बच्चों ने यहां पे अपनी जान ली, सुसाइड कमिट कर लिया। ये जो कोटा फैक्ट्री वाली जो सीरीज आई थी, ठीक है ना, उसमें भी दिखाया गया कि एक बच्ची होती है वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो वो यहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेती है। तो बेसिकली ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना और इससे एसोसिएटेड जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के दिमाग पे इतना एडवर्स इंपैक्ट डालता है कि वो कभी कभी उस पर्टिकुलर प्रेशर को झेल ही नहीं पाते और उसके नीचे सकम कर जाते हैं। तो यहां पे कांग्रेस की सरकार राजस्थान की हरकत में आ गई है। कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की गई है कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए। ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि कक्षा 9 से पहले के बच्चों को आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं कर सकते। आपको पता है ये लोग फिर कोचिंग ही करते हैं, स्कूलों में जाते नहीं। स्कूलों में ये नाम के नाम पे इनका एडमिशन हो जाता है, 10th-12th इनका उसी कोचिंग सेंटर से निकल जाता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी रखना टेस्ट रिपोर्ट्स की, बैचेस को अल्फाबेटिकली सेग्रीगेट करना, ना कि रैंक के आधार पर। तो जितनी अच्छी रैंक है उतना ऊपर आपका बैच है, जितनी बकवास रैंक है उतना नीचे आपका बैच है। इससे क्या है कि आपकी सोशल स्टैंडिंग्स, बच्चों के बीच में जो आपकी पहुंच है, ये सब डिसाइड होती है। मैं ऊपर वाले बैच में पहुंच जाऊंगा तो उस लड़की के सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चों में इस प्रकार के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, एक टाइम पे जब आप अपनी लाइफ में बड़े हो जाओगे ना दोस्तों, बड़े मतलब जब आप 26, 27, 28 एज ग्रुप तक पहुंच जाओगे, आप इस बात को समझ जाओगे कि दुनिया बहुत अलग है। अगर आपने ठीक ठाक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तक मैं यूपीएससी की तैयारी करता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा तभी मैं कुछ हूं सोसाइटी में, नहीं तो उसके बाद मैं कुछ हूं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बाहर आप निकलोगे ना, आप देखोगे कि एक से एक लोगों ने सक्सेस की और ऐसे ऐसी तरीके से सक्सेस की है कि बड़े बड़े आईएएस उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, चीफ मिनिस्टर से उनकी पहचान है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करोगे आईएएस जैसा, आईआईटी जैसा, तो ही आप सक्सेसफुल कहलाओगे जिंदगी में और बाकी आप एक फेलियर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कोचिंग का आर्किटेक्चर और इंस्टीट्यूशन और माहौल ऐसा बनता है कि बच्चों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि भाई निकाला कंपटीशन तभी कुछ हूं, नहीं तो मैं जीरो हूं। जबकि ऐसा होता नहीं है। अब इस प्रेशर के अंदर कभी कभी वो इतना ज्यादा दब जाते हैं कि अपनी जान तक ले लेते हैं। तो यहाँ 9 पेज गाइडलाइंस इशू की गई है। एक हाई पावर्ड कमिटी जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन भवानी सिंह देठा लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट राजस्थान की सरकार को सबमिट की है। इस कमेटी को पिछले महीने अपॉइंट किया गया था ये देखने के लिए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा के अंदर, इसको कैसे यहाँ पे रोका जाए। तो ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है इनको फ्रेमवर्क किया गया है और इसके साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी कंसल्ट किया गया है। तो अब बोला जा रहा है कि टॉपर्स का कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। हर जगह पे दुनिया भर के जो टॉपर्स की फोटो लगाई जाती है, ये सब बकवास बंद। स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के आधार पर सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके चलते अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चा निकल के जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसकी फी को मैक्सिमम 120 दिन के अंदर रिफंड किया जाएगा। 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा और उन्होंने प्रॉपर तरीके से ओवरऑल कोचा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये जो बिजनेस चल रहा है, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा पढ़ाई का माहौल जो कि बच्चों के इनोवेटिव पोटेंशियल को बाहर लेके नहीं आता है, उनको और प्रेशर के अंडर डाल देता है, उसको रोकने की यहाँ पे एक कोशिश की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ बातचीत की गई है, हॉस्टल एसोसिएशंस की यहाँ पे बातचीत की गई है। तो भैया कक्षा 9 से पहले के बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना है, उसको कोचिंग सेंटर में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ
ओवरऑल किसी बच्चे का जो बैच है आप अल्फाबेटिकली उसको पॉइंट आउट करेगा, मेरिट के आधार पर, रैंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बच्चों को सेग्रीगेट कर दो, इसको कम किया जाएगा। नो डाउट मेरिट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बट टॉपर्स को बिल्कुल ही ग्लोरीफाई करना, ये सब चीजें अब यहाँ पे बंद की जाएंगी। समझे बात को? फिर अगला, आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स ईट मीट एट वेज ओनली टेबल टू मार्क प्रोटेस्ट। इसको लेके रिसेंटली मैंने दोस्तों एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आईआईटी बॉम्बे में जो वेजिटेरियन खाने वाले बच्चे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये बोला कि भाई चूंकि हमको मीट और अंडे की बदबू आती है, हम खाना नहीं खा पाते, इसलिए हमारी टेबल्स को साइडलाइन कर दो। अब जब इनकी टेबल्स को साइडलाइन कर दिया गया, जो हॉस्टल 12, 13 और 14 है आईआईटी बॉम्बे में, वहां पे लगभग 6 टेबल्स को फॉर वेजिटेरियन ओनली डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ बच्चे ओवरऑल जबरदस्ती मीट लेके इन टेबल्स पे बैठ के खाने लग गए, बोले कि हम इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। अब पहले जो सर्कुलर निकला था कि हाँ भाई वेजिटेरियन टेबल्स को अलग करेंगे, सर्कुलर को अगर आप तोड़ोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो अब तक जिन्होंने ओवरऑल इस सर्कुलर को तोड़ा है उनके ऊपर अभी तक तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ है। देखिए आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई होनी चाहिए, ये बकवास, ये पॉलिटिक्स आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में हो रही है, सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेट्स सी इसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है। अभी तक आईआईटी बॉम्बे के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल यहां पे रिस्पॉन्स नहीं आया है। फिर अगला, ल्यूजियांग जांग टू रिसीव शास्त्रा रामानुजम प्राइज। यहां पे क्या बोला जा रहा है, 2023 का शास्त्रा रामानुजम प्राइज यह अवार्ड किया गया रुइजियांग जांग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। ठीक ना भाई, $10,000 इस प्राइस में मिलता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए बाय इंडिविजुअल्स इन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। और इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम से इन्फ्लुएंस होकर जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में काम किया है उनको $10,000 का इनाम दिया जाता है। तो ये प्राइस अवार्ड किया जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नंबर थ्योरी की, 20 से 22 दिसंबर हो रही है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी कुंभकोणम, रामानुजम के होम टाउन। मिस्टर जांग जो है इनको अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली थी मैथमेटिक्स में, कहां से, पेकिंग यूनिवर्सिटी से। पेकिंग भाई आपका बीजिंग को बोलते हैं, चाइना है। इन्होंने अपनी पीएचडी की है मैथमेटिक्स में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 2017 में। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन में इन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साथ ये एसोसिएटेड रहे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। इनका जो फंडामेंटल वर्क है वो डील करता है एनालिटिकल नंबर थ्योरी, कॉम्बिनोटेरिक्स के साथ, यूक्लिडियन हार्मोनिक एनालिसिस, ज्योमेट्री के साथ। अपनी डॉक्टरल थीसिस पे काम करते हुए इन्होंने और शॉमिंग गो ने मिलकर जनरलाइजेशन किया है मेन कंजक्चर विनोग्राड डेविस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि एसोसिएट होती है सम्स ऑफ नंबर्स रेज्ड टू अ सर्टेन पावर से। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के फील्ड में बेसिकली इस साल का जो 2023 का शास्त्रा रामानुजम प्राइज मिला है, ये मिला है आपका रुइजिंग जियांग। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल एक पर्टिकुलर न्यूज थी। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वन लाइनर टाइप की न्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली यूपीएससी में तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2023 का शास्त्रा रामानुजम प्राइज ये वन लाइनर पीसीएस टाइप के क्वेश्चंस में एसएससी में जरूर पूछा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। ओवरऑल और जानकारी के लिए और ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन के लिए आप 2024 का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट